ये तीन जो डिजीज हैं जिसमें से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये डिजीजेज जो होती हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज कहलाती है। ठीक है, इट्स epidemiology, prevention and control measures will be studied in this particular lecture. Okay, now what are vector borne disease, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ट्रांसमिशन कैसे होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज आर इलनेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस through blood feeding arthropods such as mosquitoes, ticks and flies. These diseases represent a major public health challenge, accounting for more than 17% of all infectious disease globally and causing over 7 lakh deaths annually. इस पर्टिकुलर वेक्टर बॉर्न डिजीज के कारण लगभग 7 लाख लोगों की डेथ हर साल होती है पूरे दुनिया भर में। और वेक्टर बॉर्न डिजीज स्पेशली कहते हैं किसे, वेक्टर बॉर्न डिजीज एक तरीके से डिजीज होती है जो कुछ पैरासाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट करी जाती है पैथोजन को जो पैरासाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है ह्यूमंस में और थ्रू ब्लड फीडिंग ऑर्थोपोड्स। उसमें भी जो ब्लड फीडिंग, जो ब्लड को फीड करते हैं उन ऑर्थोपोड्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे मॉस्किटोज हो गए, टिक्स हो गए या फ्लाइज हो गए। एंड दीज डिजीज रिप्रेजेंट अ मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज, और इसके कारण से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा पब्लिक चैलेंज क्रिएट होता है, स्पेशली हेल्थ चैलेंज। और इसकी वजह से जब जितने होते हैं अकाउंटिंग फॉर मोर देन 17% ऑफ ऑल इन्फेक्शन डिजीज, जितनी भी डिजीज होती है इन्फेक्शस डिजीज उसमें से 17% डिजीज जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज ही होती है। और ये ग्लोबली लगभग 7 लाख लोगों की डेथ हर साल इसके कारण से होती है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है पूरी दुनिया पे, इसका क्या असर है? अफेक्ट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, क्लाइमेट चेंज एक्सपैंडिंग वेक्टर हैबिटेट्स, अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन एंड ग्रोइंग रेजिस्टेंस टू द ट्रीटमेंट्स। तो ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं इनमें इनको अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। साथ में इसके वेक्टर के हैबिटेट के लिए, क्योंकि जब कोई डेवलपमेंट होता है तो उस जगह बहुत सारी गंदगी और वाटर स्टैग्नेंट होता है, उससे स्प्रेडिंग होती है। साथ में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जो शहरीकरण होता है उसके कारण से बहुत सारा ऐसा निर्माण प्रक्रिया होती है, बहुत सारी गंदगी अलग अलग जगहों पर रुकती है, जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। फिर ग्रोइंग रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट्स, और इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस होता है जो वेक्टर बॉर्न होते हैं उनका, और जो इन्फेक्शस कॉज होता है, दोनों ही मेडिसिन से रेजिस्टेंट धीरे धीरे होते हैं। तो इसके कारण से इनका जो असर है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। एक समय पे तो कुछ असरकारी है लेकिन बाद में फिर ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं और प्रभावी होने लगते हैं। इसका मेजर वेक्टर्स क्या है? मॉस्किटोज है जिसमें एनोफिलीज, एडिस और क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, टिक्स है, सेंट्राइज है, सीसी फ्लाइज है और फ्लीज है। फोकस डिजीज कौन कौन सी है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका वायरस। बट भारत में अभी येलो फीवर और जीका वायरस उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये तीन ऊपर की जो डिजीज है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। नेक्स्ट इज पहला मलेरिया का पैरासिटिक किलर। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, इसका पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज के होते हैं, फैल्सिपेरम, वायरस, ओवेल और पी मलेरिया। ये स्पेशली 4 जो है मेजर होते हैं। एक और निकला है जिसमें प्लाज्मोडियम नोवेलेसी है, लेकिन इसके विषय में अभी ज़्यादा हमारे यहाँ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये बाकी 4 का वाइड रेंज हमें मिलता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है। ये सबसे चारों मलेरिया में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और फैलने वाला सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्लाज्मोडियम वायरस होता है। ठीक है, और इसके साथ इसके वेक्टर्स क्या होते हैं? इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, क्या होता है? बाइट्स प्राइमरी एट नाइट, और रात के समय ये काटते हैं। ब्रीड्स इन क्लीन ब्रीड स्टैग्नेंट वाटर, या तो साफ पानी या फिर रुके हुए पानी में ये ब्रीड करते हैं। और ओवर 400 स्पीसीज, इसकी 400 प्रजातियाँ होती हैं, एंड 30 ट्रांसमिट मलेरिया, और 30 तरीके से जो ट्रांसमिट मलेरिया इससे होते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, इंक्यूबेशन 7 to 30 days वेरीज बाय स्पीसीज, 7 से 30 दिन में ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जान लीजिए होता है, इंक्यूबेशन वो पीरियड होता है जब कोई वेक्टर आपको हिट किया या आपको कट किया, जैसे मच्छर है उसने काटा, और काटने के बाद कितने दिन बाद बीमारी से संबंधित प्रथम लक्षण आपको दिखाई देंगे। व्हाट विल द फर्स्ट सिम्टम्स व्हाट विल ऑब्जर्व आफ्टर बाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉस्किटो। सो उतने बीच का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो 7 से 30 दिन के अंदर ये इसके लक्षण फिर बेसिकली दिखते हैं। इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, तेज बुखार आना,
और साइक्लिकल पैटर्न क्या मतलब होता है कि एक बार जो बुखार बहुत तेजी से आया, उस समय आपने बहुत सारे रजाई कम्बल सब उड़े, अगला जो बुखार आएगा वो 24 घंटे बाद आएगा, या दूसरे वाले में 48 घंटे बाद आएगा, दूसरे में भी 48 घंटे बाद आएगा, एक और होगा उसमें 72 घंटे। तो 3 तरीके के जो इसमें आपको इशारा बता रहे हैं, इसमें अलग अलग इनका प्रक्रिया होता है। तो हर साइक्लिक फॉर्म में आता है। तो आज जो आया वो कल के रुकने टाइम पे आपको सेम वैसे ही आएगा। ऐसा ही कई दिन तक आता है, जब तक या तो वो डिजीज सेल्फ सेटल ना हो या फिर आप बाहर से कोई उसको मेडिकेशन दे करके मैनेज ना करें। चिल्स एंड डाइवर्स आपने देखा होगा, बहुत ठंड लगती है, थरथरी लग के बुखार आता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है। हेडेक, सिर दर्द, बॉडी का दर्द, नौसिया, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी, फटीग, थकान, वीकनेस, कमजोरी। तो ये सारे जो है लक्षण क्लासिकल सिम्टम्स मिलते हैं। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ये जानिए। सेरेब्रल मलेरिया, मस्तिष्क में भी मलेरिया का प्रभाव है। नेक्स्ट सीवियर एनीमिया, खून की कमी हो जाना। ऑर्गन फेलियर, जिसमें से किडनी और लीवर अफेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये ऑर्गन फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट डेथ, अगर सही से मैनेजमेंट ना हो, इफ अनट्रीटेड देन इट कैन बी कॉज इनटू डेथ। अब मलेरिया की इपिडेमियोलॉजी कैसे स्प्रेड होता है? जनरली 249 मिलियन कॉजेज ग्लोबली, 249 मिलियन केसेस पूरे विश्व में पाए जाते हैं और डेथ इसकी लगभग 6,08,000 डेथ्स एनुअली 2022 तक रिपोर्टेड है। तो मोटा मोटा इसीलिए 7 लाख के आसपास आपको मेंशन किया गया है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सब सहारन अफ्रीका, जिसमें से 94% ऑफ केसेस और 95% ऑफ डेथ होती है। मोस्ट डेथ्स इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, 5 साल तक के जो कम बच्चे होते हैं, अगर उनमें मलेरिया हो जाए तो उनकी लाइफ को थ्रेटन होता है। बड़ों में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बच्चों में एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है। पेंडेमिक इन 85 कंट्रीज, मतलब एक लोकल एरिया में, आसपास के दूरगामी एरिया में जो बीमारी है वो 85 कंट्रीज में ऐसे एरिया में जहाँ एंडेमिक फैलती है। नेक्स्ट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ये बीमारी, ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी ठंडी दोनों पड़ता है, मिक्स इन्वायरमेंट हो, उसमें ज़्यादा है। बहुत ठंडी जगहों पर मॉस्किटो जो है वो सर्वाइव नहीं करते, इसकी वजह से वहाँ होने के चांसेस कम होते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन्स। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए क्या है? रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ या स्टिल बर्थ। ये बात समझ लीजिए, जब प्रेग्नेंट वुमेन को अगर होता है तो माँ को भी इसमें रिस्क होगा और बच्चा या तो फिर अंदर ही मरने की स्थिति हो जाए कि वो मैनेज ना हो पाए, क्योंकि बाहर से आप कितना ही मेडिकेशन करें लेकिन बेबी पे इफेक्ट उस हिसाब से ड्रग का नहीं होता, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। चाइल्ड बर्थ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल से कम के बच्चों पे ज़्यादा नुकसानदेह है। नॉन इम्यून ट्रैवलर्स टू एंडेमिक एरियाज, ऐसे लोग जो ऐसे स्थान पे जहाँ पे पहले से चीज़ें फैला हुआ है और नॉन इम्यून मतलब उनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है और वो उस एरिया में अगर जाते हैं और किसी कारण से मॉस्किटो कट कर लेता है उनका फीमेल फेस, तो फिर ये है कि उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। HIV एड्स पेशेंट्स विद वीकेंड इम्यूनिटी, HIV या एड्स से संबंधित जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, अगर उनको भी ऐसे मॉस्किटो कट कर लें तो ऑब्वियसली उनको भी मलेरिया हो सकता है या हो जाता है। डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन एंड डिफीजन, इसके साथ साथ विस्थापित जो प्रजातियां हैं, जगह से एक जगह से हटके दूसरे जगह पे आके रहते हैं, उनको भी, या फिर रिफ्यूजी जो शरणार्थी होते हैं एक देश से दूसरे देश या अपने देश में ही दूसरी जगह जाए, उनको भी ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेंगू। सबको पता है ब्लैक बॉल फीवर, इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। दिस इज पॉजिटिव एजेंट एंड वेक्टर, ये स्पेशली वायरस के कारण होता है। दैट इज कॉल्ड डेंगू वायरस, इसको DENV कहते हैं। DN मतलब डेंगू, V फॉर वायरस, डेंगू। एंड इट्स 4 सीरोटाइप्स आर प्रेजेंट, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4, 4 सीरोटाइप होते हैं। इसकी फ्लैविवायरस फैमिली होती है। इन्फेक्शन विद वन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू थ्रेट सीरोटाइप ओनली। इन्फेक्शन विद वन प्रोवाइड्स, एक से ही लाइफ लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, सीरोटाइप ओनली। सेकेंड इन्फेक्शन इंक्रीजेस सीवियर डिजीज, लेकिन अगर दोबारा होगा तो सीवियर इन्फेक्शन के साथ आपको उसके लक्षण दिखाई देंगे। बैक्टीरिया में क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, इट इज एडिस मॉस्किटो, ठीक है। प्राइमरली एडिस एजिप्टाई, इसका नाम था एडिस एजिप्टाई, एंड दिस इज आल्सो एडिस एल्बोपिक्टस, ये दूसरा नाम है, लेकिन ज़्यादातर एजिप्टाई से होता है। नेक्स्ट डे बाइटिंग मॉस्किटो, ये याद रखिएगा, मलेरिया में शाम को या रात के समय काटता है, लेकिन इसमें डेंगू में डे बाइटिंग, ध्यान रखिएगा, बहुत खास पहचान होती है, ध्यान रखिएगा। एंड पीक क्या होता है इसमें? अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के समय
या शार्क के साथ स्पेसिफिक चीज तो कभी भी, और इसके मच्छर जो होते हैं छोटे छोटे आकार के, ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कंटेनर, और ये आर्टिफिशियल कंटेनर्स में भी ब्रीड करते हैं ज़्यादातर साफ पानी में भी, और या कोई ऐसा है फूल पत्ती या उसके लिए आपने पानी भर के रखा है या कहीं पॉन्ड में रखा है या कोई साफ जगह ही है उसमें ज़्यादा ही ब्रीड करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका इंक्यूबेशन 4 से 10 दिन का होता है। 10 दिन बाद आपको लगभग लक्षण इसके दिख जाएंगे। क्लासिकल डेंगू फीवर क्या होता है? इसमें सडन हाई फीवर, अचानक से बुखार आना 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, काफ़ी तेज बुखार होता है। सीवियर हेडेक, ये बहुत खास चीज़ है, इसमें बहुत तेज से दर्द होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। नेक्स्ट सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, इसमें जॉइंट और मसल पेन बहुत होता है डेंगू में। फिर उसके बाद स्किन रैश, त्वचा पे कुछ रैशेस होते हैं, हल्के पिंकिश रेडिश कलर के रैशेस होते हैं। अपीयर्स 2 to 5 डेज आफ्टर फीवर, जब 2 से 5 दिन हो जाते हैं तभी ये दिखते हैं। नोजिया, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, माइल्ड ब्लीडिंग, नाक से या दम से आपके माइल्ड ब्लीडिंग हो सकता है। अगर प्लेटलेट डाउन हो जाए तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सीवियर डेंगू में क्या होता है, इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार उल्टी होना, ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ ओरल हो चाहे कहीं पे भी हो वहाँ से ब्लीडिंग होना, प्लाज्मा लीकेज, ये सबसे बड़ी चीज़ है। प्लाज्मा लीक हो जाने से क्या होता है? पेशेंट शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गन इम्पेयरमेंट, और अगर ये बनी रहे तो इसकी वजह से ऑर्गन इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। अब एपिडेमियोलॉजी में ग्लोबली 390 मिलियन इन्फेक्शंस एनुअली, 390 मिलियन इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें से रेस्ट जो होती है लगभग 4 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। तो मैक्सिमम रेंज डेंगू से अफेक्टेड होती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल तक अभी सफलता नहीं मिल रही है कि इसको हम पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्रेजेंट इन 129 प्लस कंट्रीज, अभी भी दुनिया में 129 देशों में डेंगू के वायरस प्रेजेंट है, डेंगू को फैलाने वाले मच्छर मौजूद हैं। अमेरिकाज, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक मोस्ट अफेक्टेड, ये सारे एरियाज। नेक्स्ट 30-fold इंक्रीज इन ग्लोबल इंसिडेंस लास्ट 50, पिछले 50 साल में 30 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है इसकी, क्योंकि जितना जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना जितना अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होगा, वो जगहें गंदगी की स्थिति वहाँ होती है, तो मॉस्किटो को अगर ग्रो करने को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वायरस इतनी जल्दी खत्म होते नहीं है। देखिए लिखा है उसके साथ साथ अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज मोस्ट वल्नरेबल, मतलब शहरी और अर्ध शहरी जैसे कस्बे टाइप के एरिया, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मतलब प्रभावी होते हैं, जहाँ पे ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ईयर राउंड ट्रांसमिशन इन ट्रॉपिकल, और ये ट्रॉपिकल रीजन में तो सालाना जो है ये इसकी स्थिति रहती है कि फैल सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या सहयोग करते हैं, कारण जिससे फैलता है ज़्यादा? रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से शहरीकरण की वृद्धि होना, या पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रो होना, तो फिर ऑब्वियस है अगर पॉपुलेशन ग्रो करेंगे तो वहाँ पर उस एरिया में सैनिटेशन की कमी होगी, हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, केयर ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से स्प्रेड होगा एक तरीके से अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, और वहाँ पे मॉस्किटो ग्रो करेंगे और वो स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इनएडिक्वेट वाटर स्टोरेज प्रैक्टिस, और इनएडिक्वेट वाटर स्टोरेज प्रैक्टिसेस हो, पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट चेंज एक्सपेंडेड मॉस्किटो रेंज, और अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फिर मॉस्किटो को बढ़ने के लिए वो सहायक होता है। नेक्स्ट इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवल एंड ट्रेड, और दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना या फिर व्यापार करना, इन दोनों के भी माध्यम से चीज़ें इधर से उधर स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट क्रॉस सर्कुलेशन ऑफ मल्टीपल सीरोटाइप्स, और जो सीरोटाइप्स होते हैं मल्टीपल होता एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के सर्कुलेट होना, और वो चीज़ें और प्रोलॉन्ग इफेक्ट करती हैं और लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती हैं। नाउ थर्ड डिजीज इज चिकुनगुनिया, आपने सुना होगा चिकुनगुनिया, इसको कहते हैं द बैंडिंग डिजीज। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? चिकुनगुनिया वायरस, जिसको चिकवी कहते हैं, CHI के चिकवी। अल्फा वायरस टोबाविरिडेई फैमिली का होता है। इसका नेम फ्रॉम किमालोंडे लैंग्वेज मीनिंग टू बिकम कंट्रोल्ड, एंड 3 जेनेटिक लीनिएजेस इसके, वेस्ट अफ्रीकन, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ अफ्रीकन, मीन्स ये ज़्यादातर अफ्रीकन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। इसका वेक्टर होता है, इसका भी वेक्टर एडिस मॉस्किटो ही होता है।
ठीक है। कॉज इसका भी एटलीस्ट इजिप्टाई अर्बन एरियाज में और एटलीस्ट एल्बोपिक्टस रूरल और पेरी अर्बन रीजन्स में होता है, दोनों तरीके से। सेम वेक्टर्स एज डेंगू, जैसे डेंगू का है उसी के, और लक्षण भी डेंगू और चिकनगुनिया के काफ़ी कुछ मैच करते हैं। और इसमें क्या है, डे बाइटिंग मॉस्किटो, ये भी दिन में काटता है, हाईली एफिशिएंट ट्रांसमिशन, इसका जो ट्रांसमिशन है काफ़ी प्रभावी होता है एक से दूसरे में। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, इंक्यूबेशन 3 to 7 days, और इसकी रेंज होती है 1 से 12 दिन, ठीक है। एक्यूट फेज समझ लीजिए आपका, एक्यूट फेज 3 to 10 days होती है। जो सबसे प्रभावी जो समय होता है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी देता है, वो एक्यूट फेज पे 3 to 7 days। सडन ऑनसेट हाई फीवर, सडन अचानक से उत्पन्न होता है, बहुत तेज फीवर होता है। सीवर पॉलीआर्थ्राइटिस मतलब हॉलमार्क सिम्टम है, हॉलमार्क सिम्टम मतलब कई सारे अंगों में आपको दर्द का अनुभूति होना, मल्टीपल जॉइंट्स में जितने भी हैं आपके उन सबों में सीवियर पेन होना, जॉइंट पेन इन हैंड्स, हाथ में, रिस्ट में, एंकल्स में और फुट में पेन होना, हेडेक, माइल्जिया, बैक पेन, सिर दर्द, माइल्जिया मतलब मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन पीछे की तरफ दर्द, एंड मैक्युलोपैपुलर रैशेस, और मैक्युलोपैपुलर रैशेस होते हैं, और नोजिया और वॉमिटिंग और कंजक्टिवाइटिस, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं। क्रॉनिक फेज में क्या है, परसिस्टेंट जॉइंट पेन, लगातार हफ्तों तक या महीने तक ये जॉइंट का पेन बना रह सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले स्प्रेड हुआ था तो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स विजुलाइज हुए थे पूरे लखनऊ में, इसमें कोई डर नहीं। आई वॉज द विटनेस ऑफ दैट केस एंड आई हैव सीन दैट। और वो समय फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। At that time the females were not able to stand up properly, and we have given the support to going up them and then goes to the washroom and toilets and other activities, and they were not able to clothing properly, so it was one of the toughest things, that the things were not running up, आपका joints work नहीं कर रहे थे कि आप इस हाथ से ऐसे कपड़ा डाल लें, इस तरीके से कर लें, पहन लें, तो उसको very very tough। वन ऑफ द सीवियर सिम्टम्स, और इसका इफेक्ट 7 दिन से लेकर और करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ते तक रहा, और मैक्सिमम पूरे कॉलोनी का कॉलोनी ही अफेक्टेड थे। वन ऑफ द इतना सीवियर सिम्टम हमने नहीं देखा था, जिस अभी पिछले साल भर पहले 1.5 साल पहले की बात है, इट वॉज रियली वन ऑफ द टफेस्ट सिम्टम्स। और ऑल ओवर नॉर्दर्न एरिया हमारा जितना यूपी का है, इसमें बहुत तेजी से चीज फैलती है। Persistent joint pain weeks to month can last years in some patients, और 1 साल तक या कुछ सालों तक भी इसका प्रभाव रहता है। जॉइंट स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, दिक्कत क्या होता है लंबे समय में, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है और स्टिफनेस मतलब अकड़ापन सा होता है। रियली फैटल बट हाईली डेबिलिटेड, बहुत ज़्यादा मतलब फैटल जानलेवा तो नहीं होता है, लेकिन परेशानी